सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा के.वी. साजी। नाबार्ड का मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पे होती है? शिवरमन समिति। अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं ये के.वी. शाजी, इनका नाम आपको याद रखना है। और नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को सशक्त करना। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। और नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। आपको याद होगा नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। बता सकते हो उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा जीवा कार्यक्रम। और नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। यह भी ध्यान रखना। बाकी प्रसार भारती के अभी नए सीईओ कौन बने थे? गौरव द्विवेदी। केवीआईसी के सीईओ बने थे विनीत कुमार। और फिक्की के अध्यक्ष बने थे सुब्रकांत पांडा। ये सभी इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा डीना बोलुआर्टे। तो पेरू कांग्रेस ने राष्ट्रपति जो अभी तक वहां पर थे कौन? पेड्रो कैस्टिलो, उनको महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के जरिए उनको पद से हटा दिया। और उनके जगह जो वहां की उपराष्ट्रपति थी डीना बोलुआर्टे, उनको देश का अगला राष्ट्रपति बना दिया। और इस तरह से ये पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। वैसे भारत में भी महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रोविजन है आर्टिकल 61 के तहत, पर अभी तक यहां पर ऐसा हुआ नहीं है। मतलब किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, ऐसा भारत में तो नहीं हुआ अभी तक। पेरू देश कहां पर है? तो ये साउथ अमेरिका में आता है। अच्छा, साउथ अमेरिका में एक पर्वतमाला है, उसको क्या कहते हैं? क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। और यहीं पे आपको अटाकामा मरुस्थल मिलेगा। और इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पेरू की कैपिटल लीमा होती है, करेंसी होती है सोल। और अभी पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है डीना बोलुआर्टे। और यहां पे आपको टिटिका का झील भी मिलेगी, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। और इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। और अगर करंट अफेयर्स का ही प्रश्न पूछूं तो बताओ किसे पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अर्देशिर बीके दुबाश को। आपको याद है अभी नताशा मूसर का नाम न्यूज में था, स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। जॉर्जिया मेलोनी की बात करेंगे तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और कैटलिन नोवाक की बात करेंगे तो हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो अमेरिकी मैगजीन है ये टाइम मैगजीन। इसने अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को और इनके साथ साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ यूक्रेन ये यूक्रेन के सभी नागरिकों के लिए है। और ये अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 12 महीने में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। अच्छा, अगर आपको याद हो तो टेस्ला के जो सीईओ है या दुनिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, वे 2021 में टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। लेकिन यहाँ पे हम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 की बात कर रहे हैं, तो कौन चुने गए? व्लादिमीर जेलेंस्की। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कभी किसी भारतीय को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा यस, महात्मा गांधी जी को। और आप ये भी ध्यान रखना वो एकमात्र भारतीय है जो पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए टाइम मैगजीन के द्वारा। कब? 1930 में। वैसे इसकी शुरुआत कब होती है? 1927 से इसकी शुरुआत होती है। वैसे अभी जेलेंस्की को आपको याद होगा जॉन एफ कैनेडी अवार्ड भी मिला था 2022 का, लिबर्टी मेडल 2022 का सम्मान भी मिला था और चर्चिल लीडरशिप अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा अभी यूरोपियन यूनियन का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज भी दिया गया था यूक्रेनी लोगों को। और आपको याद होगा यूक्रेन का एक संगठन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अभी इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज याद है ना 2022 का? 3 जनों को मिला था। 3 जने नहीं थे, एक तो व्यक्ति था और 2 संगठन थे। व्यक्ति तो थे बेलारूस के जिनका नाम है एलेस ब्यालियात्स्की,
एक रशिया का संगठन था, मेमोरियल उसका नाम था, और एक यूक्रेन का संगठन था जिसका नाम था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में किसे चुना गया था? एक भारतीय शहर था और एक राज्य था, बताओ। तो आंसर होगा केरल और अहमदाबाद को। और इसी साल टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन थे? रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी। ये नाम भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, हाल ही में ESG पुरस्कार 2022 ये किस बैंक ने जीता है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सूची रशिया में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में ESG पुरस्कार मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। ये आप याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वडोदरा, गुजरात में। इसके अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया और MD CEO है संजीव चड्डा। टैगलाइन क्या होती है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अभी आपको याद होगा बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? सौरव गांगुली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अभी पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी A मणिमेखलाई। और SBI बैंक से याद आएगा, अभी उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना इसने शुरू की थी और डल झील पे तैरता हुआ ATM इसी ने स्थापित किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 77वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा आदित्य मित्तल। ये मुंबई के 16 वर्षीय शतरंज प्लेयर हैं, आदित्य मित्तल इनका नाम है, और ये भारत के 77वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनसे पहले 76 नंबर के बने थे प्रणव आनंद, वो बंगलुरु से थे। और उससे पहले 75 नंबर के बने थे V प्रणव, वो चेन्नई से थे। और उससे पहले 74 नंबर के बने थे राहुल श्रीवास्तव, वो तेलंगाना से थे। आपको याद होगा अभी एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 हुआ था, उसमें महिला वर्ग में विजेता रही थी PV नंदिदा, ये चेन्नई से थी। और ओपन वर्ग में विजेता रहे थे R प्रज्ञानानंद, वो भी चेन्नई से हैं। और आपको याद है अभी 44वां शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पे हुआ था? ये पहली बार भारत में हुआ था, चेन्नई में, और इसमें विजेता रहा था उज्बेकिस्तान। और 2026 में जो शतरंज ओलंपियाड होगा वो उज्बेकिस्तान में होगा, जबकि 2024 वाला शतरंज ओलंपियाड वो हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। अच्छा, अभी दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? यूरी एवरबक। और जो हमने कहा फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 जो कि भारत में हुआ था, उसका शुभंकर भी याद रखना, मैस्कॉट थम्बी था। आप जानते हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जो अभी फिडे के वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। फिडे ये चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर। और इन्होंने ही पहली बार यानी कि 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। वैसे अभी इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जिसमें पुरस्कार राशि को भी 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, उनका संबंध किस खेल से है, और वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं। हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं। और अगर आपसे पूछे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन रही, तो आंसर होगा S विजयलक्ष्मी। वैसे चेस डे कब मनाया जाता है ये भी याद रखना, 20 जुलाई को मनाते हैं। फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुजेन, स्विट्जरलैंड में। और यहां से एक स्टैटिक प्रश्न बनता है कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉलम नहीं पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम में पूछूंगा तो आंसर हो जाएगा 64। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा हूं तो आंसर याद रखना 204 होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। और अगर आपसे पूछे भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। ये करंट का प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2022 में $100 अरब प्रेक्षण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट है, पहले तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस देश में प्रेक्षण धन यानी कि रेमिटेंस सबसे ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हो गया रेमिटेंस का या प्रेक्षण धन का? तो किसी एक देश के जो लोग हैं, जो जनता है, वो दूसरे देशों में जाकर कमाई करती है, नौकरी करती है, वहां से जो पैसा कमाती है वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, मतलब अपने देश में भेजती है। तो विदेशों से जो पैसा अपने देश में भेजा गया वही रेमिटेंस कहलाता है। और इस मामले में भारत टॉप पर है। आप ऐसे देखो कि 2021 में जितना रेमिटेंस भारत में आया था
अभी 2022 में उससे 12% ज्यादा आया है। और कितना आया है? तो $100 बिलियन। और 100 बिलियन या 100 अरब प्रेक्षण प्राप्त करने वाला भारत पहला देश बन गया है। और सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आता है? अमेरिका से। अच्छा, रेमिटेंस की बात हो रही है तो एक डे मुझे याद आ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। बता सकते हो ये दिन हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 16 जून को। देखो, वर्ल्ड बैंक की बात करें अगर तो इसकी स्थापना होती है 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। अच्छा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ट्विंस सिस्टर किसे कहा जाता है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि इनकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में अमेरिका में, इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता है। और इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आपको याद है अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने थे कौन? इंदरजीत। और वर्ल्ड बैंक ने अभी दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को भी जारी किया था। और वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। इसके अलावा ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करता है, ये रेमिटेंस रिपोर्ट इसने जारी की है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स जारी करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जिनको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये आप ध्यान रखना। और कौन सा इंडेक्स इसने बंद कर दिया जारी करना वो जरूर याद रखना। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायकों की सूची जारी की है, इसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया? परमार्थ करने वाले यानी कि दानवीरों की। तो आंसर होगा 3 को। तो फोर्ब्स ने एशिया में सबसे बड़े दानवीरों की अभी सूची जारी की है, ऐसे ध्यान रखो। इसमें 3 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन है वो 3 भारतीय? गौतम अडानी, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए दान किए हैं। स्वास्थ्य में और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने दान किया है। दूसरे भारतीय हैं शिव नादर, जो कि HCL के फाउंडर हैं। और तीसरे नंबर पे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के अशोक सूता। ये 3 भारतीय हैं इसमें। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहां से जरूर आपसे पूछूंगा, बताओ सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन थे? तो आंसर होगा जमशेदजी टाटा, टाटा समूह के संस्थापक। उन्होंने कितना दान किया? 102.4 बिलियन डॉलर दान के साथ वो इस लिस्ट में टॉप पर थे। तो ध्यान रखना उनका नाम भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश में सेमेरू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में है ये सेमेरू ज्वालामुखी, जिसे द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। और अभी इसमें विस्फोट हुआ है, लास्ट टाइम 2019 में हुआ था। इंडोनेशिया, आपको पता है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित एक देश है। और इस पर जितने भी देश स्थित है ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह जैसी घटनाएं रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। अच्छा, आपको पता है इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या हो गई है? नूसंतारा। और जो इसकी पुरानी कैपिटल थी जकार्ता, वहां पे हेडक्वार्टर मिलेगा आपको किसका? आसियान का। अभी आपको याद होगा मोना लोआ ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था, ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। वैसे इंडोनेशिया से आप 3 ज्वालामुखी याद रखना। एक तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, माउंट मेरापे ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है, और ये आपने देखा सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां से बता रहा हूं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स, ये आपको मिलेगा इक्वेडोर में। अच्छा, वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न भी आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये आपको मिलेगा इटली में। और किस द्वीप पर है? कई बार प्रश्न और डीप में जाके पूछा गया, किस द्वीप पर है ये ज्वालामुखी? तो आंसर होगा लिपारी द्वीप पर। इटली से काम नहीं चलेगा, आपको द्वीप भी याद रखना है, लिपारी द्वीप पर। और इसी तरह से इटली में है एटना ज्वालामुखी, ये है सिसिली द्वीप पर। वैसे इटली में विसुवियस ज्वालामुखी भी है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप पर है, बैरन ज्वालामुखी, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अच्छा, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर होगा जलवाष्प, वाटर वेपर। और रिंग ऑफ फायर, ये आपको बताया ना किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अच्छा, माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये किस महाद्वीप पे है?
अंटार्कटिका में। तो ज्वालामुखी से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी आप जानते हो इंडोनेशिया के पास अभी G20 की अध्यक्षता थी 2022 में। कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया के बाली में 17वें नंबर की बैठक हुई थी। और अब 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में। अभी इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति नाम का एक्सरसाइज हमने किया था। और आपको याद है पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहलाता है थॉमस कप, जिसको पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये हर साल 7 दिसंबर को शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और इसे सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन इकट्ठा करने के लिए भी मनाया जाता है। कब से मना रहे? 1949 से। अच्छा, झंडे की बात है तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका निर्माण किसने किया था? वो किसने बनाया था? पिंगले वेंकैया ने। और इसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। वैसे आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। उसी तरह से नौसेना दिवस अभी आपने 4 दिसंबर को मनाया। और नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे आर हरि कुमार हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। और हमारे आर्मी चीफ है मनोज पांडे। और अभी हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? अनिल चौहान बने थे। यह भी प्रश्न एसएससी में भी पूछा गया था। और आपको याद होगा ये प्रश्न हमने कई बार रिपीट किया है। जब भी ये प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे तो 2-3 प्रश्न एक साथ पूछता हूं। एक तो इनका नाम, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष अभी नए बने वो भी चौहान है। और अभी किस राज्य के गवर्नर हैं जिनका सरनेम भी चौहान है। इस तरह का प्रश्न मैं आपसे कई बार पूछता हूं ना, तो अब तो ये आपको याद होना चाहिए। इनसे पहले मतलब पहले नंबर के हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत थे। अभी 2022 में पद्म भूषण उनको मिला है। और इंपॉर्टेंट डे की बात है तो 1 दिसंबर को आपने वर्ल्ड एड्स डे मनाया। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस भी था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी होता है। 3 दिसंबर को आपने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया। अभी 7 दिसंबर को आपने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली अभिनेत्री कौन बन गई है? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण अभी इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का अनावरण किया है। और इस तरह का सम्मान पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस बन गई है। आपको याद होगा जरूर कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। अभी 2022 में ये इसका कौन सा संस्करण है? पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा। 22वां संस्करण है। और अभी आपको याद होगा 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वो भी उसका 22वां संस्करण था जिसमें भारत ने 22 गोल्ड जीते थे। अभी 20 नवंबर को ये शुरू हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। कहाँ पे? कतर, दोहा में। और कतर में भी कहाँ पे? अल बायट स्टेडियम में, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? लाइब। और इसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल हुई है उसका भी नाम है अल रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। इसको अदिदास ने बनाया। और इस बार इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाईजूस। और अभी आपको याद होगा बाईजूस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए है कि बाईजूस ने अभी किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये आप बताओ। और अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। इन सभी का क्विज बना करके और पीडीएफ बना करके तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।